Hello dear learners, so this is a series in which we are going to discuss about the previous year question of the ICMR और the DBT। इस सीरीज के अंदर हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिटेल मैनर में जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं ICMR में DBT में। और अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी then we will continue with that series. Okay, so first of all the question is from your previous year paper of DBT। DBT के previous year में ये पूछा गया है which of the following does not have phosphate। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई होप आप सभी को ये मालूम है, इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि किसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, देखिए डीएनए और आरएनए जो है ये हमारी सेल के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जिसमें आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ दी सेल के केस में आपका डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट दी वायरसेस। वायरस जो होते हैं उनके पास डीएनए एंड आरएनए दोनों ही एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए की जो फॉर्मेशन होती है ये आपकी डबल हेलिकल और सिंगल हेलिकल दोनों हो सकती है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आप सभी को पता है, बट उसके अराउंड की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि जो और भी अनदर पॉइंट्स जो है वो आपके ऐड ऑन हो जाए, और अगर आपने ऑलरेडी टॉपिक कवर किया हुआ है तो एक रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों हेलिकल फॉर्म में रहते हैं। ये हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं और ये स्ट्रैंड्स बेसिकली बनते हैं स्मॉल न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स आपके फॉस्फेट शुगर प्लस बेस का एक एडिशन होता है, या कहें एक यूनिट जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, उसके अंदर आपकी शुगर भी प्रेजेंट होती है। ये शुगर आपका राइबोस या डीऑक्सी राइबोस हो सकता है। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होगा, और अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो राइबोस प्रेजेंट होगा। ठीक है, beside this they also consist the base molecule। ठीक है, सो whenever the sugar and base are attached, मतलब जब सिर्फ शुगर और बेस प्रेजेंट होते हैं तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1। बिकॉज देखिए शुगर के साथ जब बेस की अटैचमेंट होती है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। इन न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट हो जाती है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो कि आपके 4 टाइप के हैं, जी, सी, टी और ए, इनके बीच में जब बॉन्डिंग होती है उसके बाद आपके स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है, और इन्हीं स्ट्रैंड के डबल हेलिकल फॉर्म के बाद अगेन उनके अंदर बॉन्डिंग होगी और उसके बाद बनेगा आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, आइदर इट इज डीएनए और इट इज आरएनए। बट इन केस ऑफ आरएनए यहाँ पे थायमिन ना होके यूरासिल प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ डीएनए यहाँ पे थियामिन प्रेजेंट होता है। Clear? So the answer of this question is option 1, because nucleoside does not consist any phosphate group, but nucleotide टाइड ग्रुप कंसिस्ट द फॉस्फेट ग्रुप, एंड डीएनए में तो होता ही है बिकॉज डीएनए इज अगेन कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर बॉन्डिंग हुई होती है। तो आरएनए के पास भी आपके न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसके पास भी फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन। प्यूरिन ग्रुप कौन सा है? ठीक, वी डिस्कस दैट डीएनए के अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी वजह से बनती है? ड्यू टू दी न्यूक्लियोटाइड्स। इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्डिंग होती है और उन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड होके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। कौन से न्यूक्लियोटाइड? इन लास्ट स्लाइड वी डिस्कस इट इज ग्वाइनिन, thiamine, cytosine and adenine. But the thing that you have to remember is these nucleotides are grouped into 2, यानी कि 2 यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई है। एक होते हैं हमारे प्यूरिन्स, दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं ये एरोमेटिक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, 2 रिंग स्ट्रक्चर और डबल रिंग स्ट्रक्चर। पर जब आप पायरिमिडीन की बात करते हो
पायरिडीन के केस में कोई एरोमेटिक रिंग नहीं प्रेजेंट होती, यहाँ पे सिंगल रिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, सिंगल रिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। सो जब आप ग्रुपिंग करोगे तो बॉन्डिंग के टाइम पे तो आपको याद रखना है ग्वाइन इज ऑलवेज बॉन्ड विद द साइटोसिन, थियामिन बॉन्ड विद द एडेनाइन, और एडेनाइन जो है वो यूरासिल के साथ भी बॉन्ड करता है अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है तो। लेकिन हम इनकी जब प्यूरिन और पैरामिडीन के केस में इनको कैटेगराइज करते हैं तो प्यूरिन के केस में आता है ग्वाइनिन, ग्वाइनिन के साथ साथ आएगा एडेनाइन, और थायमिन और साइटोसिन हमारे पैरामिडीन्स होते हैं, राइट। तो हम लोगों ने क्या समझा कि साइटोसिन जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पायरिमिडीन। थियामिन जो है वो भी अगेन सिंगल रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, बट यूरासिल जो होता है वो भी हमारा सिंगल रिंग की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो ये जो तीनों है ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ पायरिमिडीन्स। बट प्यूरिन्स की अगर हम बात करें, प्यूरिन्स के अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है जो कि है हमारा एडेनाइन और guanine. Clear? Moving to the next question, what is the key event that leads to association of a protein with a proteasome? ठीक है, यानी कि वो कौन से की इवेंट है जो एक प्रोटीन को प्रोटियोसोम के साथ एसोसिएट करने में हेल्प करती है। ऑल यू नो दैट कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो सेल्स होती हैं उसकी फंक्शनल यूनिट होती है प्रोटीन्स, यानी कि बॉडी को जितने भी फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, सेल को जितने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है और वही प्रोटीन आपके फंक्शन को परफॉर्म करता है। सो प्रोटीन जो होते हैं, इन केस अगर कोई डिफेक्टिव प्रोटीन बन जाता है बॉडी के अंदर या सेल के अंदर तो सेल उसे रिमूव करती है, या कहें कि प्रोटीन का फंक्शन हो जाने के बाद जब उसका डिग्रेडेशन करना होता है तो उसका एक स्पेसिफिक इवेंट होता है। कोई भी सेल ऐसे ही रैंडमली किसी भी प्रोटीन को उठा के उसे डिग्रेड नहीं कर सकती, उसके लिए उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे किस प्रोटीन को डिग्रेड करना है। और इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एक पोस्टमैन है, एक पोस्टमैन को किसी लेटर को किसी एड्रेस पर पहुंचाना है, लेकिन जब तक उसके लिए उसका एड्रेस क्लियर नहीं होगा तो वो उसे उस एड्रेस पर पहुंचाएगा कैसे, उसे उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा कैसे। सो इसके लिए उसके ऊपर एक टैग लगा होना चाहिए, उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा होना चाहिए। तो ऐसे ही प्रोटीन्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स आपके सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, आफ्टर सिंथेसिस उनके ऊपर टैग लगते हैं कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन के पास जाएगा, ये आपका एक्स्ट्रासोमल प्रोटीन है, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इसको बाहर जाना है क्योंकि इसे बाहर काम करना है, ये इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में रहेगा, इसको ये फंक्शन परफॉर्म करना है। सो हर एक प्रोटीन के ऊपर कुछ टैग लगते हैं। ऐसे ही जब प्रोटीन का डिग्रेडेशन करना होता है तो उसके साथ क्या होता है, और वो भी स्पेसिफिकली जब हम प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे प्रोटीन के ऊपर प्रोटियोसोम्स का एडिशन हो जाता है, या कहें एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर उसके ऊपर टैग लगता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी की इवेंट है that lead to association of a protein with the proteasome, because proteasome डिग्रेडेशन करने वाला है प्रोटीन का, लेकिन प्रोटियोसोम के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर पाए। आइडेंटिफाई इन द सेंस कि जिस प्रोटीन को उसे डिग्रेड करना है और जो एक नॉर्मल प्रोटीन है, उन दोनों के बीच में वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा, उसके लिए उसके ऊपर टैग लगता है और उस टैग को हम बोलते हैं यूबिक्यूटाइनेशन। यूबिक्यूटाइनेशन के अंदर बेसिकली यूबिक्यूटिन का एडिशन होता है टारगेट प्रोटीन के ऊपर। अगर ये हमारा टारगेट प्रोटीन है तो इस टारगेट प्रोटीन के ऊपर यूबिक्यूटाइनेशन प्रोसेस के बाद यहाँ पे कुछ टैग लग जाएंगे जिसे हम कहते हैं सीरीज ऑफ यूबिक्यूटिन प्रोटीन। जिस प्रोटीन के ऊपर ये यूबिक्यूटिन की सीक्वेंस लगी होती है, ये यूबिक्यूटिन लगा होता है, उनको प्रोटियोसोम आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन को उसे डिग्रेड करना है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूबिक्यूटाइनेशन। तो जब भी किसी प्रोटीन का यूबिक्यूटाइनेशन होगा उससे पहले उसके ऊपर जब भी किसी प्रोटीन का प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होगा तो उससे पहले उस प्रोटीन के साथ यूबिक्यूटिन का अटैचमेंट होगा जिसे हम कहते हैं यूबिक्यूटाइनेशन, ताकि प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर पाए इजीली आपका प्रोटियोसोम्स। ठीक है। So proteasomal degradation is a major type of protein catabolism in the mammalian cytosol and nucleus. So during
Wait a sec. Yes. So during degradation, tagging of the substrate protein is done by the covalent attachment of multiple ubiquitin molecule. यानी कि अटैचमेंट होगी वहां पे, और कौन सी अटैचमेंट? स्पेसिफिकली द कोवेलेंट अटैचमेंट ऑफ मल्टीपल यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल। आफ्टर टैगिंग प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन विल टेक प्लेस। सो यू कैन सी कि जब भी यूबिक्यूटाइनेशन प्रोसेस होती है तो वहां पे 3 प्रोटीन है जो काम करते हैं, नॉट प्रोटीन, 3 एंजाइम है जो काम करते हैं, E1, E2, E3, सॉरी, ठीक है। सो जो E1 है वो रिकॉग्निशन का काम करेगा। रिकॉग्निशन इन द सेंस कि जिस पे टारगेट प्रोटीन सबसे पहले यूबिक्यूटिन का अटैचमेंट कराता है E1, E1 के साथ यूबिक्यूटिन अटैच होगा। E1 अब क्या करेगा? E1 की वजह से यहाँ पे E1 जो है इट इज शिफ्टेड बाय द E2 एंजाइम, ठीक है। E2 एंजाइम इसको शिफ्ट करेगा, यूबिक्यूटिन के साथ अटैचमेंट शो करेगा। अब E2 जो है वो E3 के साथ एसोसिएशन शो करता है, और E3 प्रोटीन जो होता है, E3 एंजाइम जो है इट इज स्पेसिफाइड फॉर द अटैचमेंट टू द टारगेट प्रोटीन। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि यूबिक्यूटाइनेशन की प्रोसेस के टाइम पे 3 एंजाइम है जिनका मेजर रोल होता है, जिसमें सबसे पहला है E1। E1 जो है वो स्पेसिफाइड है यूबिक्यूटिन अटैचमेंट के लिए, और जो E3 प्रोटीन है वो स्पेसिफाइड है प्रोटीन, टारगेट प्रोटीन अटैचमेंट के लिए। अब जब यूबिक्यूटिन को ट्रांसफर करना होता है उस टारगेट प्रोटीन पर, तो इसके लिए जरूरी क्या होता है कि E2 और E3 का एसोसिएशन रहे। सो E2 क्या करता है, वो E1 एंजाइम को रिप्लेस करके यूबिक्यूटिन प्रोटीन को E3 जो कि E3 के साथ एसोसिएटेड है उसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। एज अ रिजल्ट जो हमारा टारगेट प्रोटीन है उसके ऊपर सीरीज ऑफ यूबिक्यूटिन अटैच हो जाती है। देन आपका ये प्रोटियोसोम्स के पास जाता है, और प्रोटियोसोम इसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि यस इस पर्टिकुलर इस टारगेट का मुझे डिग्रेडेशन करना है, एंड देन उसका डिग्रेडेशन का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन्स व्हिच आर एक्टिव ऑल द टाइम इन सेल्स आर नोन एज। आपकी सेल के अंदर इवन रेस्टिंग फेज के ऊपर, मतलब जब आपकी सेल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा काम भी नहीं कर रही है, उस टाइम पे भी आपकी जो सेल्स होती हैं उसमें से मतलब आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो काम कर रही होती है। जैसे कि हम लोग जब रेस्ट करते हैं, हम लोग आराम करते हैं, उस टाइम पे हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, हमारी न्यूरोनल सेल्स काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी की कुछ सेल्स होती हैं, कुछ जीन्स होते हैं सेल के अंदर जो ऑल द टाइम एक्टिव होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो न्यूरोनल सेल काम कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है, इवन जब हम स्लीप कर रहे होते हैं, हम स्लीपिंग टाइम पे होते हैं, हम रेस्टिंग फेज पे होते हैं, तब भी हमारा हार्ट बीट कर रहा है। हमारी इनर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी काम कर रही होती है। इवन हम स्लीपिंग में फेज में है, स्टिल हमारी बॉडी काम कर रही होती है। तो काम कैसे होता है? सेल कोई भी, हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन परफॉर्म करती है, इट इज ड्यू टू दी प्रोटीन। प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। और ये प्रोटीन कहाँ से बनते हैं? अगर आप सेंट्रल डोग्मा को समझते हो तो आपको पता है कि प्रोटीन कहाँ से बनेंगे? जीन्स की वजह से, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जीन्स के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है उन जीन्स को एक्टिव रहना पड़ेगा। वो जीन्स एक्टिव रहेंगे तभी तो प्रोटीन्स बनेंगे, और प्रोटीन्स बनेंगे तभी आपका सेल प्रॉपरली काम कर पाएगा, ठीक है। तो आपकी सेल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से जीन्स है जो ऑल द टाइम एक्टिव रहते हैं? सो यहां से आपका आंसर हो जाता है आपकी हाउसकीपिंग जीन। वाई हाउसकीपिंग जीन? नाम देखिए, हाउसकीपिंग जीन। आपके घर में हाउसकीपर का काम क्या होता है? घर की सफाई करना। तो ऐसे ही आपकी हाउसकीपिंग जीन है जिनका ऑल द टाइम काम होता है सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करना, डिफेंडिंग करना, डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि इम्यून सिस्टम की तरह काम करना, कि सेल को भी प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। ये ऑल द टाइम एक्टिव रहते हैं, और इनके अंदर बहुत सारे आपके जीन्स इंक्लूडेड होते हैं। इनका बहुत ही स्पेसिफिक रोल होता है। आपका चाहे टिश्यू फंक्शन हो ना हो, आप रेस्टिंग फेज में हो ना हो आपकी बॉडी, लेकिन आपके हाउसकीपिंग जीन all the time active रहते हैं। Which of the following amino acid found abundantly in collagen protein? कोलाजन प्रोटीन के अंदर कौन सा आपका अमाइनो एसिड है जो अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में पूछा गया है। इसके लिए आपको कोलाजन प्रोटीन की डिटेल स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप कोलाजन प्रोटीन की स्ट्रक्चर समझते हो, सबसे पहले व्हाट इज कोलाजन प्रोटीन? कोलाजन प्रोटीन्स जो होते हैं
कोलाजन प्रोटीन बेसिकली हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि ईसीएम का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। या दूसरे वर्ड में कहें, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो प्रोटीन है, इट इज द कोलाजन प्रोटीन, राइट। ईसीएम के अंदर ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ईसीएम बेसिकली क्या है कि हमारी सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है, इट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ सेल अपने एक्सचेंजेस करती है, चाहे वो आपका वेस्ट हो, चाहे न्यूट्रिशन मटेरियल हो, चाहे गैसियस एक्सचेंज हो। तो ईसीएम के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मिलता है कोलाजन फाइबर। इसके साथ वहां पे इलास्टिन प्रोटीन भी होगा, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन भी होगा, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो अगर कोलाजन की अमाइनो एसिड कंपोजिशन को आप देखते हो, तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंटली यहाँ पे मिलता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अलावा यहाँ पे हिस्टेडीन, ऑक्सीप्रोलिन, प्रोलिन, टायरोसिन, फिनाइलैलिन, मेथियोनिन, ग्लूटामेट, स्पार्टिक एसिड और भी बहुत सारे अमाइनो एसिड आपको देखने को मिलते हैं, बट द मोस्ट अबंडेंट वन इज द ग्लाइसिन प्रोटीन, ठीक है। अब अगर हम दूसरे प्रोटीन्स की बात करते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस इमेज इज शोइंग द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देख सकते हो, इधर हमारा इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है, इधर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिवली द ईसीएम और द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द कोलाजन। कोलाजन की खास बात ये होती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ईसीएम के अंदर, क्योंकि ईसीएम का मेन फंक्शन होता है ये आपकी सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है। एक टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो सिमिलर मैनर में काम कर रही होती हैं, तो उस टिश्यू की शेप एंड साइज को मेंटेन करके रखने का काम होता है ईसीएम का। तो जो कोलाजन फाइबर है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ताकि आपका जो सेल है वो अपने प्रॉपर शेप के अंदर रह सके। बिकॉज आप सभी को पता है कि जो एनिमल सेल्स होती हैं, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, और सेल वॉल जो होता है वो आपकी सेल की सरफेस को, मतलब सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए होता है। बट क्योंकि आपके एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, तो यहाँ पे आप देखते हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होता है, जो अगेन आपकी सेल की शेप और साइज को मेंटेन करके रखेगा। उसके अलावा देखते हो कि ईसीएम के अंदर प्रोटियोग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकन्स आपकी ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे बंच में एक ब्रांच लाइक, हमने कहा ना, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स, जो अगेन आपके अटैच्ड होते हैं कोलाजन फाइबर्स के साथ। उसके अलावा यहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट होता है। फाइब्रोनेक्टिन फ्रीली भी आपके ईसीएम में प्रेजेंट होता है, और ये इंटीग्रीन के साथ भी इंटीग्रेट करता है। फाइब्रोनेक्टिन जो है वो इंटीग्रीन प्रोटीन को कोलाजन फाइबर के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इंटीग्रीन प्रोटीन एक टाइप का ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसका एक एंड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। उसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में होगा, और उसका जो इंटीरियर एंड है वो आपके ईसीएम की तरफ प्रेजेंट होता है। बट इंटीग्रीन जो है वो डायरेक्ट कोलाजन फाइबर से या दूसरे प्रोटीन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, और उसके इंटरेक्शन के लिए हेल्प कौन करेगा? फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन। एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो है ये फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है, जो कि एक डाइमर है, और ये कैसा डाइमर है? होमोडाइमर होता है, ठीक है। होमोडाइमर है, जिसके पास यहाँ पे आरजीडी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, आरजीडी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, जो कि स्पेसिफाइड है इंटीग्रीन की बाइंडिंग के लिए। यहाँ से इंटीग्रीन बाइंड करेगा और इसके दूसरे एंड पे कोलाजन फाइबर के साथ बाइंडिंग शो करेगा, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे लैमिनिन होता है। लैमिनिन जो है वो इंटीग्रीन के लिए अगेन एक इंटरेक्टिंग प्रोटीन की तरह काम करेगा, बट ये लैमिनिन जो है ये किसके साथ हेल्प करेगा? उसको प्रोटियोग्लाइकन्स की जो चेन है उसके साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा। सो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं ईसीएम के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। सो ये आपका, अगर आप
अच्छे से डिटेल मैनर में कोलाजन फाइबर की स्ट्रक्चर को देखते हो तो कोलाजन फाइबर जो यहाँ हमने देखा कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रहा है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, ये हमारी प्रिकर्सर अल्फा चेन से मिलके बना होता है। सबसे पहले हमारी एक अल्फा चेन होती है और इसकी फॉर्मेशन होती है ER के ल्यूमेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर इन अल्फा चेन की फॉर्मेशन होती है। जब 3 अल्फा चेन असेंबल होती है तो इस तरीके से कॉइल स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं प्रोकोलाजन। ठीक है, ये प्रोकोलाजन के जो एंड होते हैं, जो फ्री एंड होते हैं, ये कट हो जाते हैं। इनकी कटिंग के बाद अब ये मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट है और अब ये आपका कोलाजन फाइबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इन शॉर्ट हम बोले कि जब जब आपकी ये अल्फा चेन कोइल्ड होती है तो उसके कुछ एंड जो होते हैं वो फ्री एंड होते हैं, बट उनका मॉडिफिकेशन जरूरी है, इसलिए उस फॉर्म को हम लोग कह देते हैं प्रोकोलाजन फॉर्म। फिर प्रोकोलाजन पेप्टाइडेज के एक्शन के बाद ये जो फ्री एंड है ये कट हो जाते हैं और फिर हमारे पास आ जाता है कोलाजन का एक मॉलिक्यूल। और ऐसे कोलाजन मॉलिक्यूल जब असेंबल्ड होते हैं तो बनता है कोलाजन का फाइब्रिल और ऐसे कोलाजन फाइब्रिल को मिला के बनता है कोलाजन का फाइबर। आपको ये चीज ध्यान रखनी है पहले कि आपका जो कोलाजन फाइबर होता है वो एक अल्फा चेन का बना है, उसके अंदर बहुत सारी अल्फा चेन, मतलब जो एक फाइबर है उसके अंदर 3 अल्फा चेन होती है। ऐसे बहुत सारे फाइब्रिल से मिलके आपका कोलाजन फाइबर बनता है। और ये जो अल्फा चेन है, इस अल्फा चेन के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा अमाइनो एसिड मिलता है, ग्लाइसिन। उसके बाद हमारा प्रोलीन और प्रोलीन के बाद हमारा एलेनाइन। उसके अलावा बहुत सारे अमाइनो एसिड है जो कि रेस्ट हमारे बच जाते हैं। ठीक है, सो ये आपके आज के कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है देन वी विल कंटिन्यू विद दैट सीरीज एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।